गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ। तो बेसिक ग्राफ इंट्रोडक्टरी। तो ग्राफ में हमें पढ़ना है सबसे पहले स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के बाद पैराबोला पढ़ेंगे, उसके बाद हाइपरबोला, इलिप्स। ये चार जो बेसिक ग्राफ है और एक सर्कल, इनके इक्वेशंस और बाकी इनके स्लोप वगैरह जहाँ पे जो जो क्वांटिटी आएंगी वो पढ़ते रहेंगे। तो स्ट्रेट लाइन से शुरू करते हैं। तो पहला ग्राफ स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन अपने बचपने में बहुत बार ड्रॉ भी की होगी, बट क्या कभी सोचा कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है? आपको था 9th-10th में? नहीं था। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन 9th-10th में नहीं था। तो मैं आपको बोल देता हूं, एनी लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, जैसे कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये जो इक्वेशन होता है जहां पे y और x दोनों की पावर 1 है, ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेट लाइन। मतलब जो दो हमारे वेरिएबल है x और y, अगर दोनों की पावर 1 है, मतलब क्या हो गया? उस इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। तो x और y में कोई इक्वेशन अगर लीनियर है तो वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब ये सवाल आया होगा, सर ये m क्या था, ये c क्या था? तो इस m को कहा जाता है स्लोप ऑफ लाइन, वेयर m स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप क्या होता है हम आगे देखेंगे। और जो c होता है या स्लोप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m इज इक्वल टू tan थीटा, वेयर theta is angle made by line with positive x axis। हमें पॉजिटिव x एक्सिस के साथ का एंगल गिनना है, उसको हम थीटा कहेंगे। जैसे अगर मैं यहां एक x एक्सिस और एक y एक्सिस बना रहा हूं और एक लाइन ड्रॉ कर ली, सपोज ये मेरी लाइन है, तब इस लाइन का एंगल थीटा, कौन सा थीटा कहा जाएगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लाइन ने बनाया हुआ एंगल, इसको कहा जाएगा थीटा। तो अब tan थीटा अगर मुझे लिखना है तो tan थीटा कैसे निकाला जाएगा? तो इस लाइन पे अगर कोई भी दो पॉइंट्स है जिसके कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है, वो दो पॉइंट्स कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी दो पॉइंट्स हो सकते हैं। समझो जैसे एक ये पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है और एक दूसरा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है। तो सपोज इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो है वो x1 है, मैंने x पे परपेंडिकुलर डाला x एक्सिस पे, और y एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर डाल रहा हूं, तो ये कोऑर्डिनेट है y1। मतलब ये जो पहला पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है, उसके कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 है। दूसरा जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स, मैं आपको स्लोप निकालना सिखा रहा हूं। अभी हमारे पास ये दूसरा पॉइंट है, पॉइंट बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है। सपोज इसका x कोऑर्डिनेट x2 है और इसका y कोऑर्डिनेट ये y2 है। अब x1 भी है, पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, दूसरे के x2 y2। अगर इस लाइन को मैंने आगे एक्सटेंड किया, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलिए। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा। इसको आप कौन सा एंगल बोलते हो? करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हो ना। करस्पॉन्डिंग एंगल है ये वाला और ये वाला, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब ये यहां पे इस ट्रायंगल में ध्यान से देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां पे बना है, ये 90 डिग्री है। ये जो हाइट होगी यहां से यहां तक, ये हाइट क्या होनी चाहिए? ये हाइट क्या होगी? y2 माइनस y1 होगी, क्योंकि देखिए पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट y2 है और पॉइंट ए का y कोऑर्डिनेट y1 है, तो ये हाइट हो गई y2 माइनस y1। और ये जो होगा यहां से यहां तक, क्या आप मुझे बोलोगे ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए? x2 माइनस x1 होना चाहिए। x2 माइनस x1 होगा ये डिस्टेंस। अब अभी मैंने बताया था कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस सी होता है, जहां पे स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में दोनों x और y की पावर 1 होती है।
तो मैंने वहां पे लिखा था कि m को हम स्लोप कहते हैं, और स्लोप कितना होता है, हमेशा tan थीटा होता है, और थीटा क्या होता है, एंगल मेड बाय लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अभी यहां पे मैं tan थीटा को m इज इक्वल टू, हमने tan थीटा लिखा, वो जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल से अगर मुझे tan थीटा बताना है तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा मतलब अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप के आपके पास दो फॉर्मूली बन गई, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा भी लिखा जा सकता है, और स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 भी लिखा जा सकता है। अब रह गया सर, आपने m के बारे में तो बता दिया, सर ये c क्या है, तो c जो होता है इस लाइन में, ये c होता है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट मतलब क्या, लाइन y एक्सिस को जहां पे कट करती है उसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। जैसे अभी यहां पे ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा मेरा c, जो कि यहां पे नेगेटिव है, मतलब इस लाइन का अगर इक्वेशन लिखना है तो यहां पे प्लस सी नहीं आएगा, वो माइनस सी आएगा, क्योंकि सी की वैल्यू खुद नेगेटिव है। तो लाइन y एक्सिस को जहां पे कट करती है उस पॉइंट को बोलते हैं y इंटरसेप्ट। तो ये स्ट्रेट लाइन के लिए बेसिक थ्योरी है। अब जब हमारी स्लोप की बात हो ही रही थी तो मैं आपको कुछ एक नोट लिखवाना चाह रहा हूं यहां पे। जैसे मैं कुछ डायग्राम बनाऊंगा, पहली डायग्राम समझो ये मेरा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और मेरी लाइन एग्जैक्टली एक्स एक्सिस को पैरेलल है। एक्स एक्सिस को पैरेलल है मतलब थीटा कितना, एंगल मेड बाय लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहां पे थीटा कितना, 0। एक्स एक्सिस के वो पैरेलल हो गई मतलब थीटा कितना हो गया, 0। तो यहां पे थीटा आएगा 0। तो बोलो ऐसी लाइन का स्लोप कितना आएगा, थीटा 0 आया तो स्लोप कितना आएगा, स्लोप होता है tan थीटा, tan 0 कितना होगा, 0। तो जो लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल है उसका स्लोप tan 0 इज इक्वल टू 0। तो अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल बनाई गई है उसका स्लोप क्या हो जाएगा, 0। अब 0 से अपन एंगल कुछ बढ़ाते हैं। अब सेकंड डायग्राम अपनी, पहली डायग्राम हो गई, दूसरी डायग्राम, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। अगर कोई लाइन इस तरीके से एंगल बना रही है, ये एंगल थीटा लेस देन 90 डिग्री है, थीटा लेस देन 90 डिग्री है मतलब कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एएसटीसी रूल याद करो जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, तो एएसटीसी रूल के हिसाब से एड शुगर टू कॉफी ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ऑब्वियसली अगर ऑल फंक्शन बोला है मतलब ये tan भी पॉजिटिव होगा। तो इससे हमें क्या समझा, जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाती है वैसे लाइन का स्लोप हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो थीटा लेस देन अगर 90 है तो tan थीटा हमेशा क्या आएगा, मतलब स्लोप, ऐसे लाइन का स्लोप हमेशा ही m इज इक्वल टू tan थीटा, एंड ये हमेशा ही क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मैंने पहले 0 एंगल वाली लाइन बनाई, उसके बाद अभी मैंने एक्यूट एंगल वाली बनाई। अब मैं अगली लाइन बनाता हूं तीसरी, जो y एक्सिस को पैरेलल है। ये मेरा x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये लाइन मेरी y एक्सिस को पैरेलल है। अब y एक्सिस को लाइन पैरेलल है तो अभी इस लाइन का स्लोप कितना होगा, y एक्सिस को पैरेलल है मतलब इसने एंगल कितना बनाया, 90 डिग्री। तो यहां पे मेरा हो जाएगा थीटा 90 डिग्री, पहले इसमें थीटा 0 था। tan 90 कितना होता है, इंफिनिटी होता है, होना चाहिए tan 90 इंफिनिटी। तो tan 90 इंफिनिटी होता है तो इस लाइन का स्लोप m इज इक्वल टू tan 90 या tan पाई बाय 2 विच इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो ऐसी लाइन का स्लोप इंफिनिटी रहेगा। चौथी लाइन मैं यहां बना रहा हूं, ये चारों आपको ड्रॉ करने हैं और नोटबुक में नोट करना है। अब एक चौथी लाइन है जहां पे ये x है और y एक्सिस ये y है। एक लाइन मैंने ऐसी बनाई है जहां पे ये जो थीटा है ये थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है। थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, 180 से कम ही है अभी भी, सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। सेकंड क्वाड्रेंट में गया मतलब एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होगा, एड शुगर टू कॉफी। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन पॉजिटिव आता है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं tan फंक्शन की, तो tan क्या होता है, नेगेटिव आता है। तो यहाँ पे हियर m इज इक्वल टू tan थीटा और जो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो अभी आपके दिमाग में पिक्चर एकदम बैठ जानी चाहिए। कैसे पिक्चर बैठनी चाहिए, ऐसी लाइन रही तो स्लोप 0, ऐसी लाइन रही तो स्लोप पॉजिटिव, ऐसी हो गई तो स्लोप इंफिनिटी, और एक्यूट एंगल के बाद जो ऑब्ट्यूस एंगल बनाती है उस लाइन का स्लोप
नेगेटिव स्लोप आएगा। तो ये बेसिक थ्योरी है, पहले ये थ्योरी आप लिख लीजिए, इसके बाद अपन क्वेश्चन करते हैं। अब मैं कुछ स्ट्रेट लाइन यहां पे बनाऊंगा और आपको उसके इक्वेशंस लिखने हैं। तो आपके लिए कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन, राइट डाउन द इक्वेशंस ऑफ गिवन स्ट्रेट लाइन, गिवन स्ट्रेट लाइन। वैसे ही प्रैक्टिस करते हैं कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशंस आप लिख पाते हो क्या। पहला क्वेश्चन आपके लिए, ये मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनानी है आपके लिए। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। सपोज मेरे पास एक लाइन है जो यहाँ पे -2 में कट कर रही है, और ये लाइन ने जो एंगल बनाया है, ये बनाया है एक 60 डिग्री का एंगल बनाया है विथ एक्स एक्सिस। हमें इस लाइन का इक्वेशन लिखना है। चलो ट्राई कीजिए आप लोग, कैसे लिखेंगे। देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, ये स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन है। तो y और x तो मेरे वेरिएबल है, बट स्लोप जो होता है वो स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है। तो यहाँ पे tan थीटा इंटू एक्स, सी की वैल्यू क्या दिख रही है, देखो यहाँ पे c क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है। यहाँ पे y इंटरसेप्ट क्या है, -2, तो c की वैल्यू है -2। ये हो जाएगा tan 60, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली दिख रहा है कि एंगल कितना बनाया हुआ है, 60 डिग्री। तो ये tan 60 इंटू एक्स -2, tan 60 क्या होता है, sin 60 √3/2, cos 60 हाफ, तो tan 60 √3, तो √3 x -2। ये इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा, समझा। तो ऐसी आपको लाइन दी थी, मैंने पूछा कि इसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखो। पहला क्वेश्चन मैंने कर दिया। चलो दूसरा आप ट्राई कीजिए, ट्राई करना चाहोगे पक्का। चलो दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, 2 और ये -3, ये स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन का आपको इक्वेशन लिखना है। यहां पे भी इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। पर अब स्लोप निकालने के लिए इसने थीटा नहीं दिया है मुझे, बट मुझे दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता है। देखो आप, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे पता है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 0। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2, 0। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है, x कोऑर्डिनेट कितना होगा इसका, 0, और जो -3 दिख रहा है वो y कोऑर्डिनेट है। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हमें दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता है, उससे भी हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो ये इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर थीटा पता होता तो tan थीटा लिखता, इंटू एक्स प्लस सी। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है कि इस पॉइंट को 1 कहो, इस पॉइंट को 2 कहो। किसी एक को आप y2 x2 कह सकते हो, किसी एक को x1 y1। आपने, इससे फर्क नहीं पड़ता इसको x1 y1 कहा कि इसको x1 y1 कहा, दोनों में से किसी एक को x1 y1, दूसरे को x2 y2। तो मैं इसको x2 y2 कह रहा हूं। तो y2 क्या है मेरा, 0, y1 -3, तो ये 0 माइनस ऑफ -3 डिवाइडेड बाय x2 है मेरा 2 -0 इंटू एक्स प्लस y इंटरसेप्ट। c की वैल्यू कितनी है, ये y इंटरसेप्ट है। लाइन ने y एक्सिस को कहां पे कट किया, तो -3 पे कट किया, तो ये y इंटरसेप्ट -3 हो गया। तो फिर ये हो जाएगा माइनस ऑफ -3 +3 डिवाइडेड बाय 2, तो 3/2 x -3। ये आपका लाइन का इक्वेशन हो गया। y इज इक्वल टू 3/2 x -3 लिख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, दो क्वेश्चन हो गए, तीसरा क्वेश्चन ट्राई कीजिए और बताइए। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। चौथा क्वेश्चन,
पांचवा क्वेश्चन, आपको हर एक लाइन का इक्वेशन लिखना है। मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चन लिखे हैं। तो पहले लाइन से ट्राई करते हैं। चलो, आपने ट्राई किया, देख लीजिए। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब y इज इक्वल टू, यहां पे एंगल नहीं दिया है, बट 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है, तो इसलिए कौन से फॉर्मूले के साथ जा सकता हूं मैं? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू एक्स प्लस सी। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखिए जरा, और मुझे बताइए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, और y कोऑर्डिनेट 2 होगा, तो ये 0,2 है। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बोलिए 4,0। तब देखिए y2 माइनस y1 2 माइनस 0, x2 माइनस x1, 2 को मैंने y2 कहा था, तो ये क्या हो गया? x2 हो गया। तो 0 माइनस 4 इंटू एक्स प्लस वाई इंटरसेप्ट कितना है यहाँ पे? 2 है, तो ये हो जाएगा -1/2, क्योंकि 2 बाय -4 आएगा, तो -1/2 एक्स प्लस 2। ये रहेगा आपकी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। देखिए इसका स्लोप नेगेटिव आना चाहिए था क्या? नहीं आना चाहिए था? नेगेटिव स्लोप आना चाहिए था। क्यों आना चाहिए था? क्योंकि ये लाइन 90 से ज्यादा का एंगल बना रही है। देखिए यहाँ पे थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो ये लाइन का स्लोप उस नोट के हिसाब से नेगेटिव स्लोप आना चाहिए था, बराबर नेगेटिव स्लोप आया। ये लाइन का इक्वेशन, अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल बनाई गई है, इस लाइन का इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। इसका इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू 2। जानबूझ के 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताए। अगर कोई लाइन y एक्सिस को पैरेलल बनाई गई है तो उसका इक्वेशन x इज इक्वल टू 2, और ये लाइन x एक्सिस को पैरेलल बनाई गई है तो इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू 3। तो ये 2 एक्सेप्शनल केसेस थे। कभी अगर x एक्सिस को या y एक्सिस को पैरेलल लाइन रही तो उसकी इक्वेशन ऐसे लिखते हैं। स्ट्रेट लाइन के बाद फिजिक्स में जो नेक्स्ट ग्राफ काम का है वो है पैराबोला। तो हम सेकंड ग्राफ की तरफ चलते हैं, पैराबोला। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट पैराबोला। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं हमने कल के लेक्चर में देखा। तो अगर एक इक्वेशन y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 लिखते थे हम, अभी आज हमने इज इक्वल टू y लिख दिया, वेयर a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं बचेगी। तो ऐसे जो इक्वेशन है उस ए इक्वेशन का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये क्या बनेगा? पैराबोला बनेगा। बट हमें इतने बड़े इक्वेशन की भी काम नहीं आती है फिजिक्स में। हमें फिजिक्स में बहुत सिंपलेस्ट पैराबोला काम के आते हैं। तो जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म, तो हम सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? जैसे इतना सही y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, तो जैसे पहला y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, इतना सही पैराबोला है। अब y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, ये ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो कैसे दिखेगा? तो देखिए यहां पे x के 2 वैल्यू के लिए y की वैल्यू सेम आएगी। अब x के 2 वैल्यू कौन से? अगर निगेटिव वैल्यू है या पॉजिटिव वैल्यू है, अब स्क्वायर करने के बाद y की वैल्यू सेम ही आएगी। तो x के 2 वैल्यू के लिए y की वैल्यू सेम आने वाली है। तो इसका ग्राफ दिखता कैसा है? इसका ग्राफ दिखता है कुछ इस तरीके से। अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो समझो x इज इक्वल टू 1 है, तभी भी वही वैल्यू आएगी, -1 पे भी वही वैल्यू आएगी, 2 पे जो वैल्यू आएगी वही -2 पे वैल्यू आएगी, 3 पे जो वैल्यू आएगी वो -3 पे वही वैल्यू आएगी। मतलब इधर का भी कर्व जैसे बनेगा वैसा ही इस साइड का भी कर्व बनेगा। तो ये कर्व ऐसा सिमेट्रिक होता है अबाउट y एक्सिस, क्योंकि x की 2 वैल्यू के लिए y की सिंगल वैल्यू आ रही है। तो ऐसे पैराबोला को सिमेट्रिक पैराबोला कहा जाता है। उसके बाद अगर समझो ये ऐसा होता, y इज इक्वल टू की जगह x इज इक्वल टू कर देते हैं, x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इन x और y कहा मैंने, याद रखिए ये इक्वेशन x में क्वाड्रेटिक होना जरूरी नहीं है, y में भी क्वाड्रेटिक हो सकती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x और y रिप्रेजेंट पैराबोला। तो अभी यहां पे ये क्वाड्रेटिक है y में। अब पैराबोला में क्या फर्क पड़ेगा? जब मैं x एक्सिस और y एक्सिस बनाऊंगा
तो यहां पे y की दो वैल्यू के लिए x की एक वैल्यू आने वाली है। तो ये पैराबोला जो है वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक रहेगा। देखो दोनों में अंतर देखिए, यहां पे y की पावर 1 है, जिसकी पावर 1 होती है उसके अबाउट पैराबोला सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक का मतलब जैसे अगर मैं यहां पे मिरर रखूं तो इसकी मिरर इमेज ये है। यहां पे x की पावर 1 है तो जिसकी पावर 1 है उसके अबाउट पैराबोला सिमेट्रिक होता है। जैसे अभी ये x एक्सिस है, यहां पे मिरर रख दूं तो ऊपर वाली इमेज नीचे दिखेगी, तो ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। मेरा एक स्टूडेंट ऐसा बोलता था, सर मगरमच्छ की मुंह जो अकेला है उसको खा लेता है। उसने याद रखने के लिए ये वाला ट्रिक अपनाया था। क्या ट्रिक था उसका? अकेला है मतलब जिसकी पावर 1 है को वो अकेला है बोलता था। यहाँ पे x स्क्वायर है तो x इंटू एक्स है, y अकेला है, जो अकेला है उसको ये मगरमच्छ की मुंह खा लिया। ये x यहाँ पे अकेला है तो x एक्सिस को मगरमच्छ की मुंह ने खा लिया, ऐसा वो याद करता था। बट उतने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे भी वो याद हो सकता है। अब अगर मैंने इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज किया, अगर ऐसा लिखता हूं इसी इक्वेशन को, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी है, समझो बी एक्स नहीं है सिर्फ बी है, तो ये क्या होगा? जब x की वैल्यू 0 होगी तब y की वैल्यू 0 नहीं होगी, तो ये पैराबोला थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ जाएगा मतलब ये मेरा y एक्सिस, ये मेरा x एक्सिस, ये y एक्सिस। x की वैल्यू जब 0 रहेगी तो y 0 नहीं होगा, तो ये पैराबोला y की पावर 1 है तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, तो ये पैराबोला थोड़ा सा ऐसा ऊपर से चालू होगा और इस तरीके से पैराबोला बनेगा। और ये जो मिनिमम वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी? b रहेगी, मतलब b से नीचे उसकी वैल्यू आ नहीं सकती है। ऐसे ही अगर आपको एक पैराबोला ड्रॉ करना है, कभी माइनस साइन भी लगा जा सकता है। जैसे ये भी हो सकता है, मैं चौथा आपको ग्राफ बना रहा हूं, y इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर, एक मैंने इक्वेशन लिख दिया। अब यहां पे x की वैल्यू कुछ भी रखो, y की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आने वाली है, y की वैल्यू नेगेटिव आएगी। अगर आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू माइनस क्या आएगी? -1 रखोगे तभी भी माइनस के ही आएगा। तो ये पैराबोला y की वैल्यू नेगेटिव आने वाली है, तो ये पैराबोला उल्टा पैराबोला बनेगा ऐसा। जैसे अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, y की वैल्यू नेगेटिव आने वाली है, तो ये पैराबोला कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये कुछ बेसिक पैराबोला के ग्राफ है जो आपको काम में आने वाले हैं। उसके बाद तीसरा ग्राफ जो हमें काम में आने वाला है वो है हाइपरबोला। अब ये हाइपरबोला जो है, मैथमेटिक्स में आने वाला हाइपरबोला का इक्वेशन छोड़ दीजिए, वो बहुत बड़ा आएगा। हमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो बेसिक इक्वेशन है वो बेसिक इक्वेशन के साथ ही फोकस करना है। मैंने अभी आपको स्ट्रेट लाइन पढ़ाया बट मैंने आपको एप्लीकेशन नहीं बताई कि वो कहां पे आने वाला है। मैंने पैराबोला पढ़ाया बट आपको एप्लीकेशन नहीं बताई फिजिक्स में कहां पे आएगा, तो आपको कोई ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अभी अगला जो सेकंड लेसन ही आता है, जब हम मैथमेटिकल फिजिक्स खत्म करके मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, मेजरमेंट पढ़ेंगे पहले, फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, और मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ही आपको स्ट्रेट लाइन का भी ग्राफ आने वाला है। जैसे आपने इक्वेशन सुना होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, काइनेमेटिकल इक्वेशन है। टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है, और अगर आप टाइम और वेलोसिटी में ग्राफ ड्रॉ करते हो क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि t की भी पावर 1 है, v की भी पावर 1 है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, हम उस लेसन में लिखने वाले हैं। पर ये पैराबोला कहां पे आता है? उसी लेसन में पैराबोला भी आएगा। कैसे? एक और काइनेमेटिकल इक्वेशन है आपके पास, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो अगर आप यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो काइनेमेटिकल इक्वेशन लगते हैं। देखो s की पावर 1 है, t की पावर 2 है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या बनेगा? पैराबोला बनेगा। मतलब हमें स्ट्रेट लाइन के ग्राफ के लिए और पैराबोला के ग्राफ के लिए ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, वो जल्दी आने वाले हैं वो ग्राफ। अब तीसरा हाइपरबोला। हाइपरबोला ये ग्राफ भी आता है, फिजिक्स में कहां पे आता है वो बाद में बताऊंगा। पहले हाइपरबोला का जो जनरल फॉर्म है जिसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, तो y अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है, या हम इसको ऐसे लिख सकते थे y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट बाय x।
इस तरीके का, मतलब जहां पे रेसिप्रोकल इन्वर्शन है या हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ऐसा बोलते हैं, तो जहां पे y x के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उस वक्त जो इक्वेशन बनता है वो इक्वेशन हाइपरबोला होता है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? देखो इसका ग्राफ बड़ा सिंपल है। अगर x की वैल्यू 0 है तो y इंफिनिटी रहेगा, और अगर y 0 है मतलब x इंफिनिटी रहेगा। तो ये ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ ऐसा रहेगा, क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव आएगा, और x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव आएगा। तो अभी यहां पे x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव आएगा, तो ऐसा हाइपरबोला बनेगा। या अगर x निगेटिव है तो y भी नेगेटिव आएगा। तो इस तरीके से ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। फिजिक्स में कहां पे काम आता है हाइपरबोला का? बिल्कुल जरूर काम आता है। जैसे काम यहां पे आपको एग्जांपल अगर मैं बता दूं तो एक आइसोथर्मल प्रोसेस होती है फिजिक्स में, हम गैसियस स्टेट में पढ़ने वाले हैं। केमिस्ट्री में भी आपका केमिस्ट्री का टीचर भी गैसियस स्टेट पढ़ाएगा, हम उसको गैसियस स्टेट नहीं बोलते हैं, शायद गैसियस स्टेट एनसीईआरटी से डिलीट हो गया नए सिलेबस में, तो केमिस्ट्री का टीचर पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ेगा मुझे नहीं मालूम, बट फिजिक्स का टीचर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ाएगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में वो आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ाएगा, तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट पढ़ाएगा। अब पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, मतलब हो गया आपका प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब प्रेशर वॉल्यूम निगेटिव नहीं होते हैं, तो इसलिए हाइपरबोला की ये वाली साइड नहीं बनेगी। और अगर आपको ग्राफ बनाना रहेगा प्रेशर और वॉल्यूम में, वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर, तो ये हाइपरबोला सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर निगेटिव नहीं होते हैं। तो देखो यहां पे ये ग्राफ बनने वाला है हाइपरबोलिक ग्राफ। कहां पे? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। जब हम थर्मोडायनामिक्स केटीजी पढ़ते रहेंगे उस वक्त ये ग्राफ आने वाला है, तो फिजिक्स में ये भी ग्राफ आएगा। तो कभी कभार इतना सिंपल क्वेश्चन आ जाता है नीट में, एमएसटीसीटी में, ऐसे जो छोटे लेवल के एग्जाम है, जेडब्ल्यू में भी आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। प्रेशर वॉल्यूम में वो 3-4 ग्राफ दे देंगे, उसमें से आपको करेक्ट चुनना है। मतलब हम आज जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो एंट्रेंस के लिए भी काम का है, इसको ऐसा मत समझिए कि सिर्फ फाउंडेशन है, ये काम में आने वाला है इसलिए फाउंडेशन है। अब हाइपरबोला हो गया। हाइपरबोला के बाद जो नेक्स्ट ग्राफ काम में आता है फिजिक्स में वो होता है इलिप्स। तो सबसे पहले आप ये लिख लीजिए, फिर मैं यहां से लिखना शुरू करता हूं। तो आप ये लिख लीजिए। तो चौथा ग्राफ हमें पढ़ना है इलिप्स। तो इलिप्स में भी मैथमेटिक्स में बहुत बड़े बड़े इक्वेशंस आएंगे, हम सिंपलेस्ट फॉर्म इलिप्स का पढ़ रहे हैं। जो उसका इक्वेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये जो इलिप्स है इसका इलिप्स का सेंटर ओरिजिन पे रहेगा ऐसे, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, इस तरीके का इसका ग्राफ होगा। यहां पे ए क्या होता है? तो इलिप्स के 2 एक्सिस होते हैं, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस, और ये वाला जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक जहां पे मैंने उंगलियां रखी है इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। तो ये मेजर एक्सिस का आधा, ये जो आधा डिस्टेंस है ए, इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, और ये माइनर एक्सिस का आधा, ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। तो हम यहां पे लिख सकते हैं वेयर ए सेमी मेजर एक्सिस, सेमी यानी आधा, और बी सेमी माइनर एक्सिस। अब इसके इक्वेशन का काम कहां पे आता है? हमें इसके इक्वेशन का काम आता है ग्रेविटेशन में। ग्रेविटेशन में हमें जो केपलर्स लॉ है, मैं उसके भी थोड़े फॉर्मूले यहां पे लिखवा देता हूं, फिर वापस से उसमें ग्रेविटेशन में हम रिवाइज करेंगे। तो केपलर लॉ के हिसाब से जो एवरी प्लैनेट रिवॉल्व इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विथ सन एट वन ऑफ द फोकाई, तो प्लैनेट जो है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो ये प्लैनेट सन से जो प्लैनेट का मैक्सिमम डिस्टेंस है, ये प्लैनेट है, ये रिवॉल्व हो रहा है, तो सन से प्लैनेट का जो दूर वाला डिस्टेंस है उसको एपेलियन पोजीशन बोलते हैं। तो ये एपेलियन पोजीशन है, तो सन और एपेलियन पोजीशन, ये एपेलियन पोजीशन, और जो नजदीक का डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं पेरिलियन पोजीशन। तो हमें ये ग्रेविटेशन में काम आने वाला है, ये पेरिलियन पोजीशन, या कुछ लोग उसको एपेजी पेरिजी ऐसा भी बोलते हैं। तो ये एपेलियन पोजीशन सन से
प्लैनेट जब बहुत दूर रहता है तब उसको एपेलियन पोजीशन और ये पेरिलियन पोजीशन। तो R1 और R2 की भी इक्वेशंस हमें इलिप्स में काम आने वाले फिजिक्स में। तो जैसे यहां पे R1 इज इक्वल टू ए प्लस ए ई होता है, ये क्या था, सेमी मेजर एक्सिस। तो ये सेमी मेजर एक्सिस में, सेमी मेजर एक्सिस यही तक था, यहां तक। इसमें ये जो डिस्टेंस ऐड हुआ तो वो कितना डिस्टेंस ऐड हुआ, ए इंटू ई। तो ये ई क्या है, ई को कहते हैं इसेंट्रिसिटी। तो ए कॉमन निकला 1 प्लस ई। और जो यहां पे R2 होता है, ये दो फॉर्मूली ग्रेविटेशन में काम में आने वाली है, ए माइनस ए ई। अगर आपने ए को कॉमन निकाला तो 1 माइनस ई, वेयर ई को आप कहते हो इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। तो देखिए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में एक्स और वाई दोनों की पावर 1 थी, पैराबोला में किसी एक की पावर 2 थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। उसके बाद हाइपरबोला में इनवर्स प्रोपोर्शन था, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x था। इलिप्स में आप देखो दोनों की पावर 2 है, x की भी पावर 2 है, y की भी पावर 2 है। तो अगर दोनों की पावर 2 है तो वो इलिप्स बन सकता है, सर्कल भी बन सकता है, क्योंकि अभी हम अगला इक्वेशन सर्कल का ही लिखने वाले हैं। तो अगर दोनों की पावर 2 है तो आपने इलिप्स के लिए चेक कर लेना चाहिए। तो ये इलिप्स का इक्वेशन भी आप याद रखिए, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इलिप्स जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, और ये हमें ग्रेविटेशन में काम में आने वाला है, इसलिए यहां पे लिख के रखा। तो जब हम ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे तो एक बार और रिवाइज हो जाएगा, तो 2 बार में आपको याद हो जाएगा। अब एक लास्ट ग्राफ, 5वां ग्राफ, सर्कल। सर्कल इलिप्स की फैमिली से बिलोंग करता है। अगर ये मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस इक्वल हो गया, ए और बी की वैल्यू इक्वल हो गई, तो क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। तो सर्कल ऐसा ग्राफ बनता है। अब देखो सर्कल भी देखा जाए तो इलिप्स का ही फैमिली मेंबर है, जिसका मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दोनों इक्वल है। तो इलिप्स की इक्वेशन में अगर हमने a इक्वल्स टू बी पुट कर दिया या b इज इक्वल टू ए पुट कर दिया, तो इलिप्स का इक्वेशन कैसे बनेगा, ऐसा बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आप इसको ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये हो गया आपका सर्कल का इक्वेशन। बट अभी आप यहां पे ए को मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस नहीं बोलते, तो ए को हम क्या बोलते हैं, सर्कल। तो वेयर, सॉरी सर्कल नहीं, ए को क्या कहते हैं, रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये जो 5 ग्राफ हमने पढ़े, ये 5 ग्राफ के इक्वेशंस हमें कभी कभार काम में आ सकते हैं। तो याद रखना है इलिप्स और सर्कल की इक्वेशन लगभग सेम ही है, दोनों में एक्स और वाई की पावर 2 होती है। बस इलिप्स में मेजर और माइनर एक्सिस इक्वल नहीं होते हैं, सर्कल में वो इक्वल हो जाते हैं, जिसको हम रेडियस कहते हैं। तो सर्कल इलिप्स का ही फैमिली मेंबर है। इस तरीके से हमने यहां पे इस लेक्चर में 5 ग्राफ देखे, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स एंड सर्कल। एक और ग्राफ आता है एक्सपोनेंशियल कर्व, एक्सपोनेंशियल डीके बोलते हैं। तो हम उसका भी ग्राफ बना लेते हैं, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल कर्व या उसी को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल डीके। ये बहुत काम का ग्राफ है, मतलब इसके ना फिजिक्स में बहुत बार इक्वेशन आते हैं, जैसे y इज इक्वल टू के ई रेस टू पावर माइनस एक्स, ऐसा अगर कोई फंक्शन है तो इसका ग्राफ होगा, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल डिके। एक्स की वैल्यू के साथ y की वैल्यू एक्सपोनेंशियली कम हो रही है। ये दिखने में हाइपरबोला जैसा ही है, बट हाइपरबोला, आप हाइपरबोला का इक्वेशन देखिए या ग्राफ देखिए, वो y एक्सिस को टच नहीं कर रहा था, ये यहाँ पे y एक्सिस को टच कर रहा है। अगर x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो e रेस टू पावर 0 1 हो जाएगा। तो ये ग्राफ k से स्टार्ट होगा और इस तरीके से नीचे आएगा, इसको एक्सपोनेंशियल डिके बोलते हैं। ये ग्राफ का भी बहुत बार काम आता है, जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स में n इज इक्वल टू एन नॉट ई रेस टू पावर माइनस लैम्बडा टी। अगर मुझे आपको फिजिक्स में उदाहरण बताने हैं तो कैपेसिटर में जब डिस्चार्जिंग होता है कैपेसिटर, Q इज इक्वल टू क्यू मैक्स ई रेस टू पावर माइनस टी बाय टाउ सी। इस तरीके के इक्वेशन फिजिक्स में आते हैं और इनका जो ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियली डिके होता है। तो ये ग्राफ भी आपको बार बार फिजिक्स में आने वाला है। और इसी का उल्टा अगर ऐसा रहा y इज इक्वल टू
के बाहर 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स रहा, तो ये ग्राफ इंक्रीजिंग के जगह डिक्रीजिंग के जगह ये ग्राफ इंक्रीजिंग होगा। तो इसका इक्वेशन जो होगा ये कुछ इस तरीके से रहेगा ग्राफ, इसका ग्राफ ऐसा इंक्रीजिंग रहेगा और ये ग्राफ जाके कांस्टेंट हो जाएगा के पे। फर्क समझिए, ई रेस्ट पावर माइनस एक्स आया तो डिक्रीजिंग है, 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स आया तो इंक्रीजिंग है, ये जाके के पे सेटल होगा। तो ये भी ग्रोथ ऑफ करंट कैपेसिटर में या एलआर सर्किट में, वहां पे हमें फिजिक्स में काम आने वाला है। तो ये दो ग्राफ भी बार बार फिजिक्स में आते हैं। तो इस तरीके से एक्सपोनेंशियल कर्व, तो मैंने डीके लिखना नहीं चाहिए क्योंकि ये पहला ग्राफ डीके था, दूसरा ग्राफ डीके का नहीं है, ग्रोथ वाला है, तो हम इसको एक्सपोनेंशियल कर्व करके लिखेंगे। इस तरीके से आज के लेक्चर में हमने टोटल 6 ग्राफ बनाए। ये 6 ग्राफ फिजिक्स में बार बार आएंगे, इसको अच्छे से याद रखिएगा। और यहां पे आज की क्लास कंप्लीट हो गई। थैंक यू, बाय बाय।